हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका संदीप सर। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल एमएलटी ट्यूटोरियल बाय संदीप सर। तो दोस्तों, आज तो मूल्यों का मूल्यांकन होगा और आज इस मेडिकल लेबोरेटरी क्लिनिकल लेबोरेटरी का जो टेक्नोलॉजी है, इसको चर्चा के साथ हम आज रसोई का चर्चा करने जा रहे हैं। तो रसोई इस तरह का चीज है कि पूरा धरती में जो प्रकृति है, जो मेरा नेचर है, इस प्रकृति का पेड़ पौधे ने पहले इसको खाना पकाना सीखा। तो खाना का पहला रसोई घर है जितना पेड़ पौधे हैं। तो पेड़ पौधे वायु का गैस, सूरज का रोशनी और पानी लेके ये खाना पका लेते हैं। तो जितना हम लोग प्राणीकुल है, जितने जानवर है, कोई भी हम लोग खाना पकाने नहीं सकते हैं। तो मानव जाति पहले ऐसा जाति है जानवरों में से कि जिन्होंने पहले कच्चे खाना को पकाना शुरू किया अपना रसोई का अंदर। तो इस रसोई का चर्चा से आपको हम लेबोरेटरी का समझाने की कोशिश करते हैं और आज हम मूल्यों का मूल्यांकन करेंगे और कुछ इस मूल्यों पर आधारित जो आंकड़े हैं, इस आंकड़े को आकलन करेंगे। तो देखिए, चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं इस क्लास में। तो इस क्लास को थोड़ा बारीकी से समझिएगा। इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है कि इसको आप पहले इंग्लिश, जो मेरा लेक्चर है, इंग्लिश लेक्चर को एक दो बार सुन लीजिए। उससे आपको इंग्लिश लेक्चर सुनने का आदत पड़ जाएगा। उसके बाद आपको जो करना है, इस हिंदी लेक्चर को सुनिए। सुनने के बाद जो मेरा बोर्ड में लिखी हुई है उसको अपना कॉपी में उतार लीजिए और इस कॉपी से फिर वीडियो बंद करके पूरा अपने आप को समझिए कि बात हम जो जो कहे आपको यादगार हुआ कि नहीं, आपको याद आ रहा है कि नहीं। तो इस क्लास तो है डीएमएलटी, बीएमएलटी, बीएससीएमएलटी, बीवोक एमएलटी, बीएमएलए सभी के लिए ये क्लास है। इसके अलावा भी बहुत आदमी है, हमारे देश में बहुत आदमी है जो इस सब में दिलचस्पी रखते हैं। सभी लोगों के लिए ये मैसेज है, तो सभी आदमी ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रकृति का जो मानिए कि चलिए, तो हम बोले रसोई से शुरू करेंगे। तो रसोई से मानिए कि आज हम समझ लेते हैं कि कोई भी टेस्ट हम लोग करने जाते हैं तो पहले है मेथड यानी प्रिंसिपल। तो आज हम रसोई में तंदूर पकाने जा रहे हैं। आप तंदूर पनीर सोच लीजिए, चाहे तंदूर चिकन, कुछ भी अपना मन में आप सोच लीजिए, तब आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो तंदूर बनाने जा रहे हैं। तो घर में क्या, रसोई में क्या बनता है? जनरली हम लोग को इंडियन करी बनती है। तो इंडियन करी से अलग है तंदूर। इसके लिए आपको जलाने पड़ता है, खाने को थोड़ा बर्न करने पड़ता है, जलाने पड़ता है। तो ये हो गया मेथड का मतलब हुआ तंदूर बनना है। इसके लिए मतलब ये खास अलग है। ये इंडियन कारी जो हम लोग अक्सर घर में खाते हैं उससे हटके थोड़ा है। इसका प्रिपरेशन है तंदूर। तो इस खाने का अहम मुद्दा है तंदूर बनना है। तो तंदूर जो हुआ ये रसोई का हुआ मेथड। इसी को हम लोग बोलते हैं लेबोरेटरी में प्रिंसिपल्स। यानी कुछ हम लोग टेस्ट करते हैं, उसका अलग अलग प्रिंसिपल्स होती है। जैसे हम आपका ब्लड शुगर नापते हैं, सीरम बिलिरुबिन नापते हैं, तो उसको फोटोमेट्री यानी रोशनी द्वारा इसको हम मेजर करते हैं। रोशनी द्वारा, लाइट द्वारा इसको हम मेजर करते हैं। जैसे आप कोई माइक्रोस्कोप में कुछ देख रहे हैं, देख के कुछ सेल को पहचान रहे हैं, सेल को गिन रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपी। तब इसका अगर माइक्रोस्कोप से देखना है तो उसका प्रिंसिपल हो गया माइक्रोस्कोपी। अगर लाइट का द्वारा नापना है तो वो फोटोमेट्री हो सकती है, नेफेलोमेट्री हो सकती है। वो अलग अलग जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगी हम समझा देंगे आपको। तो ये हो गया प्रिंसिपल, मतलब ये किस पर आधारित है, ये जांच किस पर आधारित है। तो जैसे आज मेरा रसोई में तंदूर बनने जा रहा है, तो इसका प्रिंसिपल है तंदूर। सबसे पहले तो तंदूर बनेगी खाना। तो उसके बाद है इसके साथ एपरेटस यानी जिसको हम लोग उपकरण बोलते हैं। तो जैसे वह कुछ चम्मच लगते हैं, कुछ जो चिमटे लगते हैं किचन में, ये सब हो गया आपका एपरेटस। इसके बाद है मशीन्स क्या है कि आज आपको तंदूर बनाना है तो पहले तो एक तो वो जो हंडी वाला, मिट्टी का हंडी वाला तंदूर होता है वो चाहिए।
और नहीं तो गैस चूल्हा में तंदूर सिस्टम है तो वो चाहिए, और नहीं तो आपका माइक्रोवेव चाहिए जिसमें कि ग्रिल सिस्टम है। तो इसी से हो गया इसका मशीन, यानी तंदूर बनाना है तो ये हो गया आपका मशीन्स। इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल जो है, क्यूसी मतलब है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब है कि खाना सही तरीके से बनना चाहिए। इतना सब कोई मेहनत करके पूरा परिवार मिलकर हम लोग बना रहे हैं तो उसमें नमक नहीं ज्यादा होना चाहिए, इतना तीखा ना हो जाए कि बच्चों लोग खा नहीं सके। तो ये हो गया क्वालिटी कंट्रोल। तो उसी तरह लेबोरेटरी में हम लोग कुछ भी टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के पहले उसका हम लोग बाकायदा उसका क्वालिटी कंट्रोल कर लेते हैं कि वो सही तरीके से रीडिंग दे रहा कि नहीं। तो मशीन अगर आज का दिन जैसे सुबह हम 9 बजे खून लेना शुरू किए मेरा साथी लोग, तो इधर हम मशीन को क्वालिटी कंट्रोल कर लिए। मतलब बाकी जो आज जो टेस्ट करने जा रहे हैं सभी का सही तरीके से आज मशीन मेजर करने में सक्षम है कि नहीं, इसको बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। इसके बाद जो मरीजों का सैंपल्स है, ब्लड है, खून है, पेशाब है, कुछ भी है, उसको हम लोग फिर टेस्ट रन करेंगे यानी टेस्ट करेंगे। अब हो गया प्रोसीजर्स। ये मेथड्स के बाद अभी टेस्ट शुरू हुई है तो प्रोसीजर्स को बोलते हैं स्टेप्स। स्टेप्स मतलब क्या है कि माने कि जैसे तंदूर करना है आपको, तो पनीर या चिकन कुछ भी आप मसाला पहले उसको पूरा मसाला लगा के पहले मैरिनेट कर ली। मैरिनेट करने के बाद आप चिमटा से पकड़ के उसको तंदूर में डाले, फिर घुमा घुमा के उसको पूरा सेक लिए। उसके बाद जब पक गया खाना उसको भी टेस्ट कर लिए खाना पका कि नहीं, उसके बाद आप निकाले। तो ये हो गया स्टेप्स। कोई भी टेस्ट का ये स्टेप्स होती है। अब क्या हुआ रिजल्ट। रिजल्ट मतलब हुआ आपको तंदूर चिकन या तंदूर पनीर बन गई है। तो उसी तरह लेबोरेटरी में कुछ भी हम कोई मेथड अपना लेते हैं, उससे हम अगर टेस्ट करते हैं तो टेस्ट का जरिए हमको कुछ रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये रिजल्ट मिलने के बाद यहाँ पर ये ऐसा नहीं कि लेबोरेटरी में रिजल्ट मिल गया चलो रिपोर्ट में लिख दिए और चलो रिपोर्ट छोड़ दी, ऐसा नहीं होता। तो कैसे होता है इसको कि मतलब जब भी खून टेस्ट होता है तो एक ग्रुप ऑफ टेस्ट होता है, कई सारे टेस्ट होते हैं। तो वो टेस्ट को हमको कोरिलेट करने पड़ता है, मतलब एक से दूसरा टेस्ट रिलेटेड हो रहा है कि नहीं, मतलब जो डॉक्टर ने सस्पेक्ट किए हैं, जो मरीज ने उसको तकलीफ बताया उससे मिलजुल हो रहा कि नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो काहे नहीं हो रहा। तो ये सब को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेस्ट यानी आकलन करना। तो ये हो गया चेंज एंड अल्टर्ड कंडीशन, यानी अगर कोई मरीज का बीमारी है सचमुच तो उसका शरीर में चेंज हुआ, शरीर का कुछ कंडीशन अल्टर हो गया यानी बदल चुका, तो इसको हम लोग बोलते हैं चेंज और अल्टर्ड कंडीशन। इसको हम हुआ इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेस्ट। तो इंटरप्रिटेशन के बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स यानी आंकड़ों की आकलन करना यानी मूल्यों की मूल्यांकन करना। तो मूल्यों क्या है, अगर हम टेस्ट किए तो उससे कुछ मूल्य निकाले हैं तो उसको हम अभी देखेंगे, उसको मूल्यांकन करेंगे। तो कैसे करेंगे कि अगर वो टेस्ट अगर हम माइक्रोस्कोप का जरिए देखें तो उसमें नंबर भी हो सकती है, अगर हम सेल सब गिने हैं तो वो नंबर हो सकती है, और नहीं तो क्या हो सकती है कि हम स्टडी किए। किस तरह का स्टडी किए हैं कि मानिए कि रेड ब्लड सेल है, तो रेड ब्लड सेल देखने में कैसा है, उसका साइज कैसा है, शेप कैसा है, उसमें चेंज हुआ कि नहीं, उसमें जो हीमोग्लोबिन है जो जिससे उसका रंग लाल देखते हैं हम लोग, तो वो हीमोग्लोबिन वो हल्का रंग है कि गाढ़ा रंग है। तो वो जो आरबीसी का नॉर्मल जैसे देखने हैं तो जैसे देखने को आता है वो पॉपिंस जैसा देखने को होते हैं, तो उससे कुछ अलग बॉल जैसा देखने को लग रहा है कि नहीं, आधा चांद जैसा देखने को लग रहा है कि नहीं। तो इस तरह का हम लोग उसमें स्टडी करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमको कई सारे वर्ड लिखने पड़ते हैं कि हम आरबीसी को इस तरह देखें, डब्ल्यूबीसी को इस तरह देखें। तो इसमें हमको कई सारे शब्दों लिखने पड़ते हैं। इसी तरह अगर हम टिश्यू का स्टडी करते हैं तो उसी में कुछ वैल्यू नहीं निकाल के आता। तो मेरा रिजल्ट क्या होती है कि उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन यानी वर्णना यानी विवरण निकल के वहां से आता है। इसको बोलते हैं हम लोग
कि मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट में यानी एक तरह का आपको रिपोर्ट हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव, यानी आपको रिपोर्ट एक तरह हो सकता है डिस्क्रिप्टिव, यानी उसका विवरण हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि कोई भी टेस्ट रिजल्ट से कोई वैल्यू निकल के आता है। अगर माइक्रोस्कोप में हम सेल को गिनती किए हैं तो एक हमको संख्या मिली है। अगर हम लेबोरेटरी में मशीन द्वारा जांच किए हैं तो उसमें भी हमको संख्या प्राप्त हुआ है। तो इस संख्या को हम लोग बोल रहे हैं वैल्यूज। इस वैल्यूज कितने तरह का वैल्यूज हो सकते हैं? तो वैल्यूज हो सकते हैं कि क्वालिटेटिव, सेमी क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव वैल्यू क्या है? क्वालिटेटिव वैल्यू है जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव बोल देते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द बहुत मतलब विरोधाभास है इसमें, कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आज का दिन नहीं कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? तो अगर मानिए कि आपका हम ब्लड का सीरम लेके उसका जॉन्डिस का एक तरह का बी टाइप जॉन्डिस का टेस्ट किए, बी टाइप जॉन्डिस, नहीं तो ए टाइप नहीं तो सी टाइप, कोई किस तरह का हम टेस्ट किए। इसमें हम अगर पॉजिटिव लिख देते हैं टेस्ट करने के बाद, मतलब आपका वो टेस्ट का मुताबिक आपका अगर पॉजिटिव रिजल्ट आती है तो अगर पॉजिटिव लिख देते हैं, इसका मतलब हो गया कि आपको हम मतलब एकदम डिनोट कर दिए, आपको हम एकदम पॉइंट आउट कर दिए कि आप HIV, HbSAg यानी बी टाइप हेपेटाइटिस से आप संक्रमित है। अगर देखिए इस पॉजिटिव रिजल्ट को अगर हम रिएक्टिव लिख देते हैं तो इसमें मेरा बचाव है। सबसे पहले तो अपना बचाव देखने होगा ना। तो मेरा बचाव किस लिए है, किस तरह से मेरा बचाव है कि हम जो किट का इस्तेमाल करके आपका खून का जांच किए हैं उस किट का मुताबिक और आपको जो हम खून लिए हैं उस खून का मुताबिक वहां पर हमको रिएक्शन देखने को मिला है। इसका मतलब हुआ रिएक्टिव, यानी रिएक्शन देखने को मिला है। इसका मतलब हम नहीं बोल रहे हैं कि आपको हेपेटाइटिस बी बीमारी होगी, हम नहीं बता रहे, हम पॉजिटिव बता देते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि मेरा हेपेटाइटिस बी का बीमारी है। अगर हम रिएक्टिव लिखते हैं वो हो गया लेबोरेटरी वाले को बचाव। किस तरह का बचाव? कि हम बताएं कि इस तरह का सैंपल से और इस तरह का किट यूज करने के बाद वो रिएक्शन हमको रिएक्शन देखने को मिला है। अगर नहीं मिली है तो हम लिख देते हैं नॉन रिएक्टिव। अगर नेगेटिव हम लिख देते हैं तो उसमें देखिए क्या होता है कि अगर नेगेटिव लिख देते हैं तो आपको हम एकदम पॉइंट आउट कर देते हैं कि इसको हेपेटाइटिस बी का बीमारी इनको नहीं है। अगर हम नॉन रिएक्टिव लिखते हैं तो क्या होती है कि आपको जो खून हम लिए थे और जो मेरा किट का द्वारा जो हम जांच किए थे उसमें रिएक्शन नहीं देखने को मिला है। अब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इसके जिम्मेदारी लैब वाले को नहीं हुआ, तब जिम्मेदारी किसी का नहीं हुआ। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव इसलिए आज का दिन हम लोग नहीं लिखते हैं बल्कि लिखते हैं रिएक्टिव एंड नॉन रिएक्टिव। फिर आगे चलिए कुछ जांच है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी क्वांटिटेटिव, यानी क्वालिटेटिव का मतलब है यानी गुणवत्ता का विचार किया है। अभी सेमी क्वांटिटेटिव का मतलब है उसका कितना है, उसमें कितना है इसका विचार कर रहे हैं, यानी संख्या का विचार हम करने जा रहे हैं, यानी वैल्यू कितना है। तो सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है कि जिसको हम लोग लिखते हैं किस तरह कि 1:2, 1:4, इस तरह 1:8, 1:16, 32, 64। फिर नहीं तो दूसरा तरह का डाइल्यूशन होती है उसमें 1:80, 160, 320, 640, 1280, इस तरह का हम लोग लिखते हैं। इस तरह का लिखने का मेरा जो तरीका क्या है कि आपको जब हम क्वालिटेटिव जांच कर ली यानी गुणवत्ता का जांच कर लिए और हमको देखने को मिला कि रिएक्शन हो रहा है यानी रिएक्टिव है, तो उस सीरम को हम एक डाइल्यूशन करते हैं। आधा डाइल्यूशन का मेरा एसआई यूनिट का चैप्टर है, उसमें सारे फंडामेंटल केमिस्ट्री है, उसमें हम सारे समझाए हैं। तो उसमें देखिएगा वीडियो का लिंक में है, नीचे डाला हुआ है, उसको नाम है चैप्टर का नाम है फंडामेंटल केमिस्ट्री।
तो सेमी क्वांटिटेटिव में क्या किए कि पहले गुणवत्ता का जांच। तो क्या हुआ, क्वालिटेटिव यानी गुणवत्ता का जांच, अगर रिएक्टिव हमको आ गया यानी रिएक्शन हुआ है, जो लेबोरेटरी का अंदर जो चालू शब्द है उसको पॉजिटिव बोलते हैं। लेबोरेटरी में हम पॉजिटिव बोलेंगे, लिखने का वक्त हम सिर्फ रिएक्टिव नहीं तो नॉन रिएक्टिव लिखेंगे। तो रिएक्टिव अगर आ गया तो उसको हम आधा डाइल्यूशन किए यानी 1:2 डाइल्यूशन किए। अगर 1:2 डाइल्यूशन में भी पॉजिटिव आ गया तो फिर उसको फिर आधा डाइल्यूशन किए यानी 1:4 किए। करने के बाद अगर 1:4 में जाके देखे कि अभी रिएक्शन नहीं दिख रहा, यानी बिना डाइल्यूशन के रिएक्शन हुआ था, 1:2 डाइल्यूशन करने के बाद भी रिएक्शन हुआ, लेकिन 1:4 में जाके रिएक्शन नहीं हो रही है, तब हम लिखेंगे क्या कि रिएक्टिव एंड कितना रिएक्टिव, अप टू 1:2। अगर कोई रिपोर्ट में हम लिखते हैं कि रिएक्टिव एंड कितना, अप टू 1:4, इसका मतलब है हम 1:8 तक किए हैं। 1:8 तक करने के बाद हमको लगा फिर नेगेटिव आ गया, 4 तक पॉजिटिव था, 1:4 तक, 1:8 में जाकर नेगेटिव हो रहा, तो उसको हम लिखेंगे कि रिएक्टिव अप टू 1:4। तो इसी तरह से कुछ वैल्यू भी इसमें आती है, खास करके पीएसए बोल के एक टेस्ट है जो कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट बोलते हैं। तो उसमें आता है कि एक तरह का वैल्यू आता है कि अगर इस तरह का देखने को है तो उसमें 4 से 10 नैनोग्राम पर मिलीलीटर है। अगर कुछ और एक अगर इस दूसरी तरह का पिक्चर होता है तो उसमें हम बताते हैं कि मोर देन 10 नैनोग्राम पर ml है। इसमें भी देखिए हम एक्यूरेट संख्या नहीं बताए। कैसे नहीं बताए कि हम ये नहीं बताए कि ये 4:4.1 है कि 9.9 है, 4.2 है कि 9.8 है, हम संख्या नहीं बताए। हम बोले 4 से 10 नैनोग्राम पर ml, ये रेंज में कोई भी वैल्यू इनके हो सकते हैं। और नहीं तो दूसरा तरह का रिपोर्ट में हम बता रहे हैं क्या कि मोर देन 10 नैनोग्राम पर ml, यानी इनका 10 से ज्यादा है। 10 से ज्यादा 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 10 से ज्यादा 11 भी हो सकती है, 10 से ज्यादा 10.1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो 10 से ज्यादा है। तो आपको मन में स्वाभाविक ये प्रश्न आएगा कि अगर ये क्वालिटेटिव टेस्ट जिसमें हम रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव बता रहे हैं, सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट जिसमें भी हम एक्यूरेट नंबर यानी एक्यूरेट संख्या नहीं बता रहे हैं, तो इसको करने का दरकार क्या है, ये स्वाभाविक प्रश्न है। तो इसका जो मेन कारण है कि भारत में, हमारे देश में, ये खास करके जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है यानी तृतीय विश्व का देश है, उसमें ये सब टेस्ट अभी तक जारी है। किस लिए जारी है कि जो रूरल, जो हमारे गांव के, जो छोटे शहरों के लैब है, उनके पास इतना पूंजी नहीं है कि उतना वो 10-20 लाख रुपया का लागत कर दे, लेकिन उसका पास पेशेंट नहीं है। पेशेंट है तो उतना पेशेंट, अगर ये जांच करने में अगर मेरा खर्चा 100 रुपया आ रहा, तो अगर वैल्यू निकालने जा रहे तो उसमें खर्चा आ रहा करीब 500 रुपया। तो 500 रुपया है तो स्वाभाविक जो आदमी का पास ज्यादा रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, वो कहां से 100 का जगह 500 देगा। तो इसलिए खास करके छोटे शहर के लिए, गांव के लिए, छोटे अस्पतालों के लिए ये जांच यानी क्वालिटेटिव यानी गुणवत्ता और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट का जिक्र अभी तक होती है, और ये टेस्ट अभी भी खूब चलती है बाजार में। काहे कि ये मद्देनजर रखते हुए कि हम लोगों को देश में सबका पास उतना पैसा भी नहीं है, और ना ही छोटे शहर में उतना कोई इन्वेस्ट करने जा रहा है, उतना कोई लागत लगा देगा, पूंजी का लागत लगा देगा कि उसको पेशेंट सही तरीके से उतना पेशेंट मिल जाएंगे। तो इसलिए लागत एक प्रॉब्लम है, पेशेंट से पैसा वसूलना एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये सब जांच भी अभी तक हम लोगों को चलता है, और ये बहुत हम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, हमारे देश के लिए बहुत फायदेमंद है। काहे कि एक स्टेप तक तो पेशेंट का डिटेक्ट हो जा रहा, हाँ भाई ये रिएक्टिव है, और कितना ना वहाँ छोटे शहर के डॉक्टर को पता चल रहा है कि उसका 1:4 तक है, यानी खास से अच्छा खासा इन्फेक्शन है, तो उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट चल रहा, इलाज चल रहा।
काहे कि उसका पास ना उतना प्रावधान है पैसों का, ना उतना सुविधाएं हैं। तो इसलिए हमारे देश के लिए, खास करके जो तृतीय विश्व का देश है, इस सब में ये जांच अभी भी बहुत मायने रखता है। इसके बाद है क्वांटिटेटिव। इसमें क्या है, यानी ये वैल्यूज के बारे में यहाँ पर हम पर्टिकुलर संख्या निकाल लेंगे एकदम सही तरीके से। कितना है इसका खून में, ये पदार्थ कितना है, ये सब्सटेंस कितना है, ये प्रोटीन कितना है, ये बिलिरुबिन कितना है, एकदम सही तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव जो टेस्ट होती है, इसमें होती है कुछ वैल्यू होते हैं विथ यूनिट, यानी जिसके कुछ यूनिट होते हैं, और कुछ वैल्यूज होते हैं विदाउट यूनिट। इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं, यूनिट नहीं होती है, वैल्यू होती है, यूनिट नहीं होती है। तो देखिए वैल्यूज जो है, मानिए कि आपका, आप गए हैं ब्लड शुगर टेस्ट करने, तो ब्लड शुगर चालू वर्ड में हम लोग बोलते हैं, उसका ओरिजिनल जो हम लोग टेस्ट करते हैं वो है प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। मानिए कि प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट किए और उसका सही वैल्यू निकाला गया 101 mg पर dl, यानी 101 तो वैल्यू है, और विथ यूनिट मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ सोल्यूशन सीरम प्लाज्मा, यानी वैल्यूज विथ यूनिट हो गया ये हिस्सा। यानी आपका शरीर में जो खून है उसमें हम बता रहे हैं कितना, डीएल का मतलब है डेसीलीटर, डेसीलीटर का मतलब है 100 ml, डेसीलीटर का मतलब है 100 ml, यानी आपका जो शरीर का खून है उसमें जो रक्त रस है, तो यानी जो प्लाज्मा जिसको बोलते हैं, तो वो प्लाज्मा प्रति 100 ml प्लाज्मा में 101 मिलीग्राम ग्लूकोज पाया गया है। इसका मतलब ये होती है कि 101 मिलीग्राम ग्लूकोज आपका प्रति 100 ml ब्लड में, यानी खून का जो पानी वाला हिस्सा होता है उसमें है। तो ये हो गया वैल्यूज विथ यूनिट। इसके बाद क्या है कि वैल्यूज विदाउट यूनिट, इसमें कोई भी यूनिट नहीं है। तो वो भी देखिए दो तरह का है। किस तरह का, जब यूनिट का हमको उस समय दरकार नहीं पड़ रहा, तो उस तरह का एक तो है रेशियो है, एक है इंडेक्स है। अब रेशियो क्या है, जैसे कॉमनली हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए हैं जो कि लैब टेस्ट से संबंधित है। तो जैसे कि एल्बुमिन इज टू ग्लोबुलिन, ये आप दोनों ही जानते हैं कि ये दोनों प्रोटीन है। एल्बुमिन ग्लोबुलिन, यही मेरा जो प्लाज्मा है इसका मेन प्रोटीन का हिस्सा है। इसका साथ और भी प्रोटीन रहते हैं। तो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन इज द मेन प्रोटीन। तो इसका पहले एल्बुमिन ग्लोबुलिन करने के लिए तो हम तो पहले उसका यूनिट से निकाले, ग्राम पर डीएल से निकाल लिए। अभी उसका चाहिए, उसका रेशियो कितना है, यानी उसका आनुपातिक हार कितना है। तो उसमें रेशियो मानिए कि एल्बुमिन इस टू ग्लोबुलिन आपको आया 3:2। तो ये तो पूर्ण संख्या हो गया। कभी कभी ये संख्या पॉइंट में आ जाती है, तब इससे बचने का क्या हुआ, ये अगर पूर्ण मात्रा से संख्या है, इसको अगर हम बोलते हैं 3.85:2.169, तो डॉक्टर का दिमाग चमक जाएगा कि ये सब क्या लिखा है रे बाप। तो इसको इजी, सब कुछ मेड इजी करना है, यानी आसान करना है, जिससे आदमी कम्युनिकेशन होगा। इसमें कम्युनिकेशन किसका हो रहा है, पेशेंट और डॉक्टर का नहीं हो रहा। पेशेंट तो मरीज है, मरीज का तो खून जांच किया लैब वाले, और लैब वाले ऐसे वैल्यू लिखेंगे, ऐसा रेशियो लिखेंगे कि डॉक्टर को तुरंत समझ में आ जाए। तो इसको हम लोग क्या किए कि 3:1 को हम लिख देते हैं, आज का दिन 1:5। 1:5 का मतलब क्या हुआ, अगर ये दोनों का अगर 2 से डिवाइड करते हैं, इसको दोनों को डिवाइड करते हैं तो होता है 1:5:1, 1.5:1 होती है। तो 1.5:1 जो हुआ, ये देखिए, अगर आपको जानने का इच्छा है तो देख लीजिए कि अगर 3 को हम 2 से भागा देते हैं तो 2 हुआ, 1 हुआ, पॉइंट हुआ, 0 हुआ, 5 हुआ, 10 होके कट गया। तो ये 1.5, तो 1.5:1, यानी जो अंत वाला है, जो लास्ट वाला है, उसको हम 1 में रूपांतर कर दिए, 1 में कन्वर्ट कर दिए। उससे क्या होती है, अभी जो हम फाइनल वैल्यू लिखे हैं, फाइनल वैल्यू एल्बुमिन इज टू ग्लोबुलिन, ये आगे पहले
हम लोग जब जवान थे ना उस समय लिखते थे 3:2। अभी जब बुढ़ापा आ गया तो हम लोग लिखते हैं 1:1.5। 1.5 से डॉक्टर को पास क्या मैसेज गया? डॉक्टर साहब के पास ये मैसेज गया कि एल्बुमिन ग्लोबुलिन से 1.5 गुना ज्यादा है। अब इसका नंबर कुछ भी हो सकता है, 6:4 हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1:1.5:1 हो सकती है। यानी डॉक्टर को पास क्लियर मैसेज चला गया कि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का जो रेशियो है उसमें एल्बुमिन ग्लोबुलिन से 1.5 गुना ज्यादा है। तो ये हो गया रेशियो। अब ये चले जाते हैं हम लोग इंडेक्स में। अब इंडेक्स मेनली एक ज्यादातर ये लैंग्वेज कॉमर्स में यूज होती है, लेबोरेटरी ज्यादातर साइंस में कोएफिशिएंट, फैक्टर, इस तरह का शब्द यूज होते हैं। तो इंडेक्स का मतलब क्या है? इंडेक्स का मतलब है दोनों वैल्यू का डिवाइडेशन। दोनों वैल्यू क्या है? एक नॉर्मल का अगेंस्ट में जब हम पेशेंट के वैल्यू को तुलना करते हैं तो उसको बोलते हैं, उससे एक इंडेक्स निकाल के आती है। मानिए कि हम मान लेते हैं कि कोई पेशेंट का वैल्यू है 110 और उसको अगर हम नॉर्मल से तुलना करते हैं, नॉर्मल है कि 55, नॉर्मल अगर 55 है तो ये वैल्यू क्या रिजल्ट होती है कि ये वैल्यू निकल के आ जाता है 2.0। ये हो गया इंडेक्स। क्या हुआ इसका? लेकिन दोनों का ही देखिए, 100 मानिए कि 110 कुछ भी यूनिट था, 55 का भी वही यूनिट था, तो यूनिट तो कट गया। नहीं तो फिर आपको हम दिखा देते हैं आपको सुविधा के लिए कि मानिए कि इसको हम 110 मान लेते हैं, तब आपको समझने में थोड़ा सुविधा होगी कि 110 था आपका। तो चलिए 110 मिलीग्राम पर डीएल आपका मानिए कि ग्लूकोज है, और जो नॉर्मल ग्लूकोज रहना चाहिए मानिए कि इसका वैल्यू है 55 मिलीग्राम पर डीएल। तो क्या हो गया कि यूनिट दोनों कट गया। यूनिट दोनों कटने के बाद ये कट गया, कितना हुआ? 2.0। ये हो गया 2.0। तो अगर कहीं हम इंडेक्स अगर लिख देते हैं कि पेशेंट का वैल्यू है 2.0, तब क्या हुआ? तब डॉक्टर के पास क्या मैसेज गया? मैसेज इंडेक्स में ये मैसेज जाती है कि कोई भी इंडेक्स अगर 1 है, 1 है, तो 1 है, तो अगर 1 कब होती? अगर ये इसका वैल्यू भी 55 होती तो ये वैल्यू 1 होती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 है तो पेशेंट इज नॉर्मल। अगर 1 से कम है, लेस देन 1 है, तो पेशेंट का वैल्यू नॉर्मल से कम है। अगर ग्रेटर देन 1 है, अगर 1 से ज्यादा होती है तो पेशेंट का वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा है। यानी 1 हो गया बीच वाला संख्या, 1 से ज्यादा होती है तो पेशेंट का वैल्यू ज्यादा है, 1 से कम होती है तो पेशेंट का वैल्यू कम है, और अगर 1 होती है तो पेशेंट का वैल्यू नॉर्मल के साथ बराबर है। तो चलिए बराबरी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरप्रिटेशंस लेके और टाइप्स ऑफ टेस्ट लेके। तो दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, शुक्रिया, आदाब।